गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। फार्मास्यूटिकल ज्यूरिस्प्रूडेंस इस सब्जेक्ट में से ब्लड बैंक ये जो टॉपिक है जो कि ड्रग्स रूल्स में शेड्यूल एफ पार्ट 12 बी एंड पार्ट 12 सी में डिस्क्राइब किया गया है, उसके की पॉइंट्स एंड एमसीक्यूज हम लोग डिस्कस कर रहे हैं। तो लास्ट 2 लेक्चर्स में हम लोगों ने ब्लड बैंक के की पॉइंट्स एंड 10 आईएमपी एमसीक्यूज को डिस्कस किया है। आज हम लोग आगे के एमसीक्यूज को डिस्कस करेंगे। So यहाँ पे MCQ नंबर 11, which one of the following council is responsible for policy formulating in relation to all matters pertaining to operation of blood centers? So options are option A National Blood Transfusion Council, option B Pharmacy Council of India, option C Medical Council of India and option D Council for Clinical Establishments in India. So ये जो काउंसिल है, काउंसिल रिस्पॉन्सिबल फॉर पॉलिसी फॉर्मुलेटिंग इन रिलेशन टू ऑल मैटर्स पर्टेनिंग टू ऑपरेशन ऑफ ब्लड सेंटर्स, इसके बारे में पिछले लेक्चर्स में हम लोगों ने डिस्कस किया है। तो यहाँ पे ये जो की पॉइंट है, नेशनल ब्लड ट्रांसफ्यूजन काउंसिल एनबीटीसी इज द पॉलिसी फॉर्मुलेटिंग अपेक्स बॉडी इन रिलेशन टू ऑल मैटर्स पर्टेनिंग टू ऑपरेशन ऑफ ब्लड सेंटर्स। ब्लड सेंटर्स से रिलेटेड पॉलिसी फॉर्मुलेशंस के लिए जो अपेक्स बॉडी है, सुप्रीम बॉडी है, वो कौन सी बॉडी है? सो दैट बॉडी इज नेशनल ब्लड ट्रांसफ्यूजन काउंसिल। सो हमारा जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 11, इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए नेशनल ब्लड ट्रांसफ्यूजन काउंसिल। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12, applications for grant or renewal of license for operation of blood center or processing of human blood components need to be approved by। सो अप्लीकेशंस का अप्रूवल पूछा गया है। जो अप्लीकेशन फॉर ग्रांट और रिन्यूअल ऑफ लाइसेंस है फॉर ऑपरेशन ऑफ ब्लड सेंटर और प्रोसेसिंग ऑफ ह्यूमन ब्लड कंपोनेंट्स, तो इसके लिए किसके अप्रूवल की जरूरत होती है? सो ऑप्शंस आर ऑप्शन ए स्टेट और यूनियन टेरिटोरी ब्लड ट्रांसफ्यूजन काउंसिल, ऑप्शन बी द नेशनल ब्लड ट्रांसफ्यूजन काउंसिल, ऑप्शन सी द मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया एंड ऑप्शन डी द डिस्ट्रिक्ट अथॉरिटी। सो ये भी एमसीक्यू हम लोग पहले डिस्कस कर चुके हैं। यहाँ पे हमने डिस्कस किया था अप्लीकेशंस फॉर ग्रांट और रिन्यूअल ऑफ लाइसेंस फॉर ऑपरेशन ऑफ ब्लड सेंटर और प्रोसेसिंग ऑफ ह्यूमन ब्लड कंपोनेंट्स नीड टू बी अप्रूव्ड बाय स्टेट और यूनियन टेरिटोरी ब्लड ट्रांसफ्यूजन काउंसिल एज पर प्रोसीजर लेट डाउन इन दिस रिगार्ड बाय द नेशनल ब्लड ट्रांसफ्यूजन काउंसिल। सो जो अप्लीकेशन होता है, उस अप्लीकेशन को किसका अप्रूवल चाहिए? तो अप्लीकेशन फॉर ग्रांट और रिन्यूअल ऑफ लाइसेंस फॉर ऑपरेशन ऑफ ब्लड सेंटर और प्रोसेसिंग ऑफ ह्यूमन ब्लड कंपोनेंट्स के लिए स्टेट और यूनियन टेरिटोरी ब्लड ट्रांसफ्यूजन काउंसिल का अप्रूवल चाहिए। सो ये जो हमारा क्वेश्चन नंबर 12 है, इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए स्टेट और यूनियन टेरिटोरी ब्लड ट्रांसफ्यूजन काउंसिल। स्टूडेंट्स, यहाँ पे आपको एक बात ध्यान देना है, ये जो भी हम एमसीक्यूज हम लोग डिस्कस कर रहे हैं, तो इन एमसीक्यूज को समझ लेने के बाद में आपको ये जो हमारी वेबसाइट है www.pharmalabacademy.com, इस वेबसाइट पे जाकर के आपको टेस्ट सॉल्व करना है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13, हु इश्यूज द लाइसेंस टू द ब्लड बैंक? सो ब्लड बैंक के लिए लाइसेंस कौन इशू करता है? सो ऑप्शन ए द डिस्ट्रिक्ट अथॉरिटी, ऑप्शन बी CDSCO, ऑप्शन सी स्टेट ड्रग कंट्रोलर एंड ऑप्शन डी चेयरमैन एनबीटीसी। सो यहाँ पे जो एप्लीकेशन होती है लाइसेंस के लिए, उस एप्लीकेशन को स्टेट ब्लड ट्रांसफ्यूजन काउंसिल और यूनियन टेरिटोरी ब्लड ट्रांसफ्यूजन काउंसिल का अप्रूवल मिल जाने के बाद में फिर जो लाइसेंस इशू किया जाता है, वो लाइसेंस कौन इशू करता है? तो लाइसेंस स्टेट ड्रग कंट्रोलर इशू करता है। सो ये क्वेश्चन नंबर 13 का आंसर है ऑप्शन सी स्टेट ड्रग कंट्रोलर। देन नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14, ऑल ऑफ द ब्लड बैंक्स आर टू बी अप्रूव्ड बाय, मतलब ब्लड बैंक्स को लाइसेंस मिल जाने के बाद में उस ब्लड बैंक को अप्रूवल चाहिए। किसका अप्रूवल चाहिए? कौन अप्रूव करता है ब्लड बैंक्स को? सो ऑप्शंस आर ऑप्शन ए चेयरमैन एनबीटीसी, ऑप्शन बी ड्रग्स कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया, ऑप्शन सी डायरेक्टर जनरल ऑफ हेल्थ सर्विसेज, ऑप्शन डी स्टेट ड्रग कंट्रोलर। तो ये भी एमसीक्यू या जो की पॉइंट है हमने पहले डिस्कस किया है। तो जैसे आप यहाँ पे देख सकते हो
ये जो की पॉइंट है, स्टेट ड्रग कंट्रोलर इश्यूज द लाइसेंस टू द ब्लड बैंक, देन क्या कहा है, ऑल सच ब्लड बैंक्स आर टू बी अप्रूव्ड बाय ड्रग्स कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया। ओके, तो किसका अप्रूवल चाहिए, तो ड्रग कंट्रोलर जनरल का अप्रूवल चाहिए, ड्रग्स कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया का अप्रूवल चाहिए सभी ब्लड बैंक्स को। सो क्वेश्चन नंबर 14 का आंसर है ऑप्शन बी, ड्रग कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया। नेक्स्ट क्वेश्चन, सो क्वेश्चन नंबर 15, आइडेंटिफाई द रॉन्ग ऑप्शन। द ऑपरेशंस ऑफ ब्लड सेंटर आर कंडक्टेड अंडर द पर्सनल सुपरविजन ऑफ अ मेडिकल ऑफिसर हु इज एमबीबीएस विथ। सो क्वेश्चन को आपको ठीक से पढ़ना है। क्वेश्चन में क्या कहा गया है, आइडेंटिफाई द रॉन्ग ऑप्शन। सो यहाँ पे जो 4 स्टेटमेंट्स दिए गए हैं, इन 4 स्टेटमेंट्स में से जो रॉन्ग स्टेटमेंट है वो आपको फाइंड आउट करना है, वो आइडेंटिफाई करना है। तो किससे रिलेटेड रॉन्ग ऑप्शन या रॉन्ग स्टेटमेंट आइडेंटिफाई करना है, तो ये स्टेटमेंट है, द ऑपरेशंस ऑफ ब्लड सेंटर आर कंडक्टेड अंडर द पर्सनल सुपरविजन ऑफ अ मेडिकल ऑफिसर हु इज एमबीबीएस विथ। तो ये जो स्टेटमेंट है, इससे रिलेटेड जो रॉन्ग स्टेटमेंट है यहाँ पे, वो रॉन्ग स्टेटमेंट आपको आइडेंटिफाई करना है। तो जो फर्स्ट स्टेटमेंट है ऑप्शन ए, दैट इज एक्सपीरियंस ऑफ एटलीस्ट 1 ईयर ऑफ वर्किंग इन अ लाइसेंस ब्लड सेंटर। सो यस, दिस इज करेक्ट वन। ऑप्शन बी, सो डिप्लोमा इन क्लिनिकल पैथोलॉजी विथ 6 months एक्सपीरियंस इन अ लाइसेंस ब्लड सेंटर, ये भी करेक्ट है। और सी, diploma in transfusion medicine with 3 months experience in a licensed blood center, yes of course this is also correct. Then D, post graduation in cardiology with 1 month's experience in a licensed blood center। so यहाँ पे पोस्ट ग्रेजुएशन इन कार्डियोलॉजी बोला गया है। जो हमने ये पॉइंट डिस्कस किया था की पॉइंट्स में, तो की पॉइंट्स में हमने देखा था, की पॉइंट्स में ये जो हमने देखा था, रिक्वायरमेंट्स एंड एक्सपीरियंस फॉर मेडिकल ऑफिसर टू बिकम चीफ ऑफ द ब्लड सेंटर, तो उसमें ये जो पॉइंट है ई पॉइंट में पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री इन ट्रांसफ्यूजन मेडिसिन। सो ट्रांसफ्यूजन मेडिसिन में पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री मांगी गई है, न कि कार्डियोलॉजी में। सो पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री इन ट्रांसफ्यूजन मेडिसिन, सो डॉक्टर ऑफ मेडिसिन ट्रांसफ्यूजन मेडिसिन, ओके, और डॉक्टर ऑफ मेडिसिन इम्यूनोहिमेटोलॉजी एंड ब्लड ट्रांसफ्यूजन। सो यहाँ पे डॉक्टर ऑफ मेडिसिन ट्रांसफ्यूजन मेडिसिन और डॉक्टर ऑफ मेडिसिन इम्यूनोहेमेटोलॉजी एंड ब्लड ट्रांसफ्यूजन में मांगी गई है। सो यहाँ पे कार्डियोलॉजी नहीं आता है। सो ये जो डी स्टेटमेंट है, पोस्ट ग्रेजुएशन इन कार्डियोलॉजी विथ 1 month's एक्सपीरियंस इन अ लाइसेंस ब्लड सेंटर, दिस इज रॉन्ग स्टेटमेंट। सो क्वेश्चन नंबर 15 जो है, इसका जो आंसर है दैट इज ऑप्शन डी, पोस्ट ग्रेजुएशन इन कार्डियोलॉजी विथ 1 month's एक्सपीरियंस इन अ लाइसेंस ब्लड सेंटर, दिस इज रॉन्ग। Then next question, question number 16, as specified in schedule F part 12b and 12c, the licensee of a blood center has to maintain necessary records and register for a period of from the date of manufacture. So options are option A 2 years, option B 3 years, option C 5 years and option D 7 years. So ब्लड सेंटर का जो लाइसेंसी होता है, उस लाइसेंसी को ब्लड प्रोडक्ट्स के, ब्लड कंपोनेंट्स के जो भी नेसेसरी रिकॉर्ड्स है, वो डेट ऑफ मैन्युफैक्चरिंग से कितने साल तक के लिए मेंटेन करना जरूरी है। तो जैसा कि हमने यहाँ पे देखा था, ये जो की पॉइंट है, सो द लाइसेंसी ऑफ अ ब्लड सेंटर हैज टू मेंटेन नेसेसरी रिकॉर्ड्स एंड रजिस्टर्स एज स्पेसिफाइड इन शेड्यूल एफ पार्ट 12b and 12c. The records and register have to be maintained for a period of 5 years, for a period of 5 years from the date of manufacture. So ये जो हमारा MCQ नंबर 16, इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी 5 years. Then next question, question number 17, all of the following are conditions for blood donation except, क्वेश्चन को ठीक से पढ़िए, यहाँ पे एक्सेप्ट कहा गया है, ओके, मतलब यहाँ पे जो 4 कंडीशंस दी गई है, उनमें से कौन सी कंडीशन अप्लीकेबल नहीं है फॉर ब्लड डोनेशन। सो यहाँ पे ऑप्शन ए, नो पर्सन कैन डोनेट ब्लड मोर देन वंस इन 6 months। सो इसके बारे में हमने क्या पढ़ा था, तो यहाँ पे हम देखते हैं। तो यहाँ पे हमने पढ़ा था सम कंडीशंस फॉर डोनेशन ऑफ ब्लड। तो पहली कंडीशन जो थी वो थी नो पर्सन शैल डोनेट ब्लड मोर देन वंस इन 3 months।
मोर देन वंस इन 3 मंथ्स, सो ये 3 मंथ्स है। ओके, एंड हमारा यहाँ पे ऑप्शन क्या दिया गया है, यहाँ पे वंस इन 6 मंथ्स बोला गया है। सो ये फर्स्ट स्टेटमेंट ही रॉन्ग है, फर्स्ट कंडीशन रॉन्ग है, ये यहाँ पे अप्लीकेबल नहीं है। देन सेकंड बी, द डोनर शैल बी इन द एज ग्रुप ऑफ 18 to 65 years. Yes, it is correct one. Then C, the donor shall not be less than 45 kilogram. Yes, this is also correct one. And D, hemoglobin shall not be less than 12.5 grams. This is also correct. So जो क्वेश्चन नंबर 17 है उसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए, नो पर्सन कैन डोनेट ब्लड मोर देन वंस इन 6 मंथ्स। तो यहाँ पे होना चाहिए मोर देन वंस इन 3 months. ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 18, आइडेंटिफाई द करेक्ट पेयर। सो ब्लड ग्रुप एंड उसका जो लेवल, कलर लेवल जो उसके पैकेज पे लगाना होता है, तो कौन से कलर का लेबल होता है कौन से ब्लड ग्रुप के लिए। सो ऑप्शन ए के लिए रेड कलर, बी के लिए पिंक कलर, सी ब्लड ग्रुप ए बी के लिए ब्लू कलर, एंड डी ब्लड ग्रुप ओ के लिए व्हाइट कलर। सो इसमें से कौन सा पेयर करेक्ट है। तो जैसे हमने कल देखा था, तो यहाँ पे ब्लड ग्रुप ए के लिए येलो कलर होना चाहिए, ब्लड ग्रुप बी के लिए पिंक होना चाहिए, ब्लड ग्रुप ए बी के लिए व्हाइट कलर होना चाहिए, एंड ब्लड ग्रुप ओ के लिए ब्लू कलर होना चाहिए। ए के लिए येलो, बी के लिए पिंक, ए बी के लिए व्हाइट एंड ओ के लिए ब्लू। तो यहाँ पे जो हमारा पेयर्स है, तो यहाँ पे ए के लिए रेड, ये गलत है, ए के लिए तो येलो होना चाहिए, सो दिस इज रॉन्ग। बी के लिए पिंक, यस ये करेक्ट है, बी के लिए पिंक होना चाहिए। ए बी के लिए ब्लू, गलत है, ए बी के लिए व्हाइट होना चाहिए, एंड ओ के लिए ब्लू होना चाहिए। ओके, सो क्वेश्चन नंबर 18 का करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी। सो ब्लड ग्रुप बी के लिए जो कलर ऑफ द लेबल होता है वो पिंक कलर का होता है। देन नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 19, द अप्रूवल ऑफ ब्लड स्टोरेज फैसिलिटी इज वैलिड अप टू अ पीरियड ऑफ फ्रॉम द डेट ऑफ इशू अनलेस सस्पेंडेड और कैंसल्ड। सो ऑप्शन ए 2 years, ऑप्शन बी 3 years, ऑप्शन सी 5 years एंड ऑप्शन डी 7 years। तो इसको भी कल हमने डिस्कस किया था की पॉइंट्स में। तो यहाँ पे आप की पॉइंट्स में देख सकते हो, द अप्रूवल ऑफ ब्लड स्टोरेज फैसिलिटी इन कम्युनिटी हेल्थ सेंटर्स, प्राइमरी हेल्थ सेंटर्स और एनी अदर हॉस्पिटल्स इज वैलिड अप टू अ पीरियड ऑफ 2 years, अप टू अ पीरियड ऑफ 2 years फ्रॉम द डेट ऑफ इशू अनलेस सस्पेंडेड और कैंसल्ड। सो फॉर अप टू अ पीरियड ऑफ 2 years। सो यहाँ पे जो करेक्ट आंसर है हमारा क्वेश्चन नंबर 19 का करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए 2 years। देन नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 20, होल ह्यूमन ब्लड इज स्टोर्ड एट ऑप्शन ए 20 डिग्री सेंटीग्रेड, सॉरी ऑप्शन ए -20 डिग्री सेंटीग्रेड, ऑप्शन बी 8 to 10 डिग्री सेंटीग्रेड, ऑप्शन सी 2 to 8 डिग्री सेंटीग्रेड एंड ऑप्शन डी 0 डिग्री सेंटीग्रेड। तो होल ह्यूमन ब्लड को कौन से टेम्परेचर पे स्टोर किया जाता है। तो जैसे कि हमने देखा था, होल ब्लड शुड बी स्टोर्ड एट 2 to 6 डिग्री सेंटीग्रेड इन प्लास्टिक ब्लड बैग्स। कौन से टेम्परेचर पे, 2 to 6 डिग्री सेंटीग्रेड पे। अब ये जो हमारा MCQ है, इसमें 2 to 6 डिग्री सेंटीग्रेड ये ऑप्शन है ही नहीं। यहाँ पे जो नियर अबाउट ऑप्शन आता है दैट इज ऑप्शन 2 to 8 डिग्री सेंटीग्रेड, ये नियर अबाउट आंसर है। सो इसका जो आंसर है क्वेश्चन नंबर 20 का, वो हम कंसिडर करेंगे ऑप्शन सी 2 to 8 डिग्री सेंटीग्रेड। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 21, द क्वांटिटी ऑफ एंटीकोगुलेंट सॉल्यूशन फॉर द प्रिपरेशन ऑफ होल ब्लड। सो होल ब्लड के प्रिपरेशन के लिए उसमें जो एंटीकोगुलेंट सॉल्यूशन ऐड किया जाता है उसकी क्वांटिटी कितनी होनी चाहिए। ऑप्शन ए शुड नॉट बी लेस देन 22% वॉल्यूम बाय वॉल्यूम, ऑप्शन बी should not be more than 22% volume by volume, option C should be 2.2% volume by volume, and option D should be less than 2.2% volume by volume। सो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर जानने के लिए हम लोग नेशनल स्टैंडर्ड्स फॉर ब्लड सेंटर्स एंड ब्लड ट्रांसफ्यूजन सर्विसेज सेकंड एडिशन में देखते हैं। तो यहाँ पे ये पॉइंट है 8.5.5, एंटीकोगुलेंट सॉल्यूशंस। So the anticoagulant shall be sterile and pyrogen free. One of the following solutions shall be used in the indicated volumes. So A citrate phosphate dextrose CPD. CPD solution 14 ml solution is required for 100 ml of blood. Okay, कितना CPD
14 ml सॉल्यूशन इज रिक्वायर्ड फॉर 100 ml ऑफ ब्लड। मतलब ये 14% वॉल्यूम बाय वॉल्यूम है। हाउ मच? 14% वॉल्यूम बाय वॉल्यूम। यहाँ पे बी है साइट्रेट फॉस्फेट डेक्सट्रोज एडेनिन, दैट इज CPDA1 solution. So 14 ml solution is required for 100 ml of blood. So ये भी 14% वॉल्यूम बाय वॉल्यूम है। सो यहाँ पे CPD और CPDA1 ये दोनों भी 14% वॉल्यूम बाय वॉल्यूम की क्वांटिटी में यूज़ किया जाता है। सो यहाँ पे जो MCQ में जो ऑप्शंस है, तो फर्स्ट ऑप्शन जो हमारा शुड नॉट बी लेस देन 22% वॉल्यूम बाय वॉल्यूम। बट अभी हमने देखा कि जो एंटीकोगुलेंट सॉल्यूशन है उसका 14% वॉल्यूम बाय वॉल्यूम यूज़ किया गया है, 14%। सो ये ऑप्शन ए इज नॉट करेक्ट, ये करेक्ट नहीं हो सकता। देन ऑप्शन बी should not be more than 22%. This is correct one. ये करेक्ट हो सकता है क्योंकि 14% हमने देखा है। देन ऑप्शन सी शुड बी 2.2% वॉल्यूम बाय वॉल्यूम, ये भी करेक्ट नहीं है, दिस इज रॉन्ग। एंड शुड बी लेस देन 2.2% वॉल्यूम बाय वॉल्यूम, दिस इज ऑल्सो रॉन्ग। तो यहाँ पे जो चार ऑप्शंस दिए गए हैं, इन चार ऑप्शंस में से ऑप्शन बी जो है दैट इज शुड नॉट बी मोर देन 22% वॉल्यूम बाय वॉल्यूम, दिस इज द करेक्ट आंसर। So question number 21, the quantity of anticoagulant solution for the preparation of whole blood should not be more than 22% volume by volume. Next question, question number 22, which of the following information is not required to be present on the label for whole human blood? So option A, the donor classification as voluntary donor or replacement donor. Option B, the nature and percentage of anticoagulant. Option C, the hemoglobin content. And option D, results of test for freedom from malarial parasite. So जो होल ह्यूमन ब्लड होता है उसका जो लेवल होता है, उस लेवल पे ये जो 4 ऑप्शंस या 4 कंडीशंस दी गई है, जो 4 इंफॉर्मेशंस दी गई है, इनमें से कौन सी इंफॉर्मेशन जरूरी नहीं होती है या नहीं दी जाती है। तो इसमें जो फर्स्ट है ऑप्शन ए, द डोनर क्लासिफिकेशन एज वॉलंटरी डोनर और रिप्लेसमेंट डोनर, ये जो इंफॉर्मेशन है ये जरूरी नहीं होती है, दिस इज नॉट रिक्वायर्ड ऑन द लेवल ऑफ होल ह्यूमन ब्लड, दिस इज नॉट रिक्वायर्ड। ओके, डोनर का जो क्लासिफिकेशन है एज अ वॉलंटरी डोनर और रिप्लेसमेंट डोनर, ये रिक्वायर्ड नहीं है मेंशन करना ऑन द लेवल ऑफ द होल ह्यूमन ब्लड। सेकंड जो ऑप्शन है द नेचर एंड परसेंटेज ऑफ एंटीकोगुलेंट, यस दिस शुड बी मेंशन, इसको मेंशन करना होगा। देन थर्ड ऑप्शन द हीमोग्लोबिन कंटेंट, इसे भी मेंशन करना जरूरी होता है। देन डी ऑप्शन रिजल्ट्स फॉर टेस्ट फॉर फ्रीडम फ्रॉम मलेरियल पैरासाइट। अब ये जो इंफॉर्मेशन है ये लेवल पे होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए, इसको चेक करने के लिए हम लोग ड्रग्स रूल्स में चलते हैं। सो ड्रग्स रूल्स में टेस्टिंग ऑफ होल ब्लड में ये थर्ड नंबर का पॉइंट है, क्लॉज 3। सो थर्ड नंबर के पॉइंट में क्या क्या है देखिए, एच ब्लड यूनिट शाल आल्सो बी टेस्टेड फॉर फ्रीडम फ्रॉम हेपेटाइटिस बी सरफेस एंटीजन एंड हेपेटाइटिस सी वायरस एंटीबॉडी VDRL and malarial parasite, and results of such testing shall be recorded on the label of the container, shall be recorded on the label of the container। मतलब मलेरियल पैरासाइट्स की जानकारी भी, मतलब मलेरियल पैरासाइट का जो टेस्ट किया जाता है होल ब्लड पे, तो उसका जो भी रिजल्ट है उसकी जानकारी भी लेवल पे दी जानी चाहिए। सो यहाँ पे जो हमारा डी ऑप्शन है ये भी करेक्ट है, ये इंफॉर्मेशन भी होल ब्लड के लेवल पे होनी चाहिए। सो क्वेश्चन नंबर 22, विच ऑफ द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन इज नॉट रिक्वायर्ड टू बी प्रेजेंट ऑन द लेवल फॉर होल ह्यूमन ब्लड? इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए, द डोनर क्लासिफिकेशन एज वॉलंटरी डोनर और रिप्लेसमेंट डोनर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 23, विच ऑफ द फॉलोइंग पर्सनल इज नॉट रिक्वायर्ड फॉर द ऑपरेशन ऑफ अ ब्लड बैंक फैसिलिटी? ऑप्शन ए, मेडिकल ऑफिसर। ऑप्शन बी, रजिस्टर्ड नर्स। ऑप्शन सी, ब्लड बैंक टेक्नीशियन परचेसिंग DMLT। एंड ऑप्शन डी, मेडिकल सोशल वर्कर। सो यहाँ पे ये जो 4 ऑप्शंस दिए गए हैं, इनमें से ब्लड बैंक फैसिलिटी के ऑपरेशंस के लिए किसकी ज़रूरत नहीं होती है? सो यहाँ पे ये जो मेडिकल सोशल वर्कर है इसकी कोई ज़रूरत नहीं होती है ब्लड बैंक के ऑपरेशंस के लिए। सो जो क्वेश्चन नंबर 23 है
which of the following personnel is not required for the operation of a blood bank facility? तो इसका आंसर है ऑप्शन डी, मेडिकल सोशल वर्कर. Then next question, question number 24. All of the blood banks are regulated by. So option A, the Clinical Establishment Act and rules. Option B, the Biomedical Waste Management rules. Option C, the Drugs Rules 1945. And option D, none of the above. तो यहाँ पे जब हम लोगों ने कल इन की पॉइंट्स को डिस्कस किया तो की पॉइंट्स में हमने ये पॉइंट देखा था कि स्टेट ड्रग कंट्रोलर इश्यूज द लाइसेंस to the blood bank. All such blood banks are to be approved by Drugs Control General of India and are regulated by the Drugs Rules 1945. Are regulated by the Drugs Rules 1945. So ये जो हमारा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 24, all of the blood banks are regulated by, इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी, द ड्रग्स रूल्स 1945. The next question, question number 25. The licensee of a blood center has to maintain necessary records and registers as specified in option A, Schedule H, Part 12B and 12C. Option B, Schedule K, Part 12B and 12C. Option C, Schedule F, Part 12B and 12C. And option D, Schedule O, Part 12B and 12C. So यहाँ पे हम लोग जानते हैं जो ब्लड बैंक्स के जो रूल्स एंड रेगुलेशंस है वो ड्रग्स एंड कॉस्मेटिक्स एक्ट में ड्रग्स रूल्स में शेड्यूल एफ पार्ट 12, पार्ट 12B एंड पार्ट 12C में दिए गए हैं. सो ये जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 25, द लाइसेंसी ऑफ अ ब्लड सेंटर हैज टू मेंटेन नेसेसरी रिकॉर्ड्स एंड रजिस्टर्स एज स्पेसिफाइड इन. तो जो भी नेसेसरी रिकॉर्ड्स मेंटेन करने होते हैं ब्लड सेंटर के लाइसेंसी को, वो एज पर शेड्यूल एफ पार्ट 12B एंड पार्ट 12C है. सो क्वेश्चन नंबर 25 का करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी, शेड्यूल एफ पार्ट 12B एंड पार्ट 12C. The next question, question number 26. What is the requirement of area for a blood bank? So option A, area of 100 meter square for its operations plus 50 meter square for preparation of blood components. Option B, area of 50 meter square for its operations plus 100 meter square for preparation of blood components. C, area of 100 meter square for its operations and preparation of blood components. And option D, area of 100 meter square for its operations plus 100 meter square for preparation of blood components. So ब्लड बैंक के लिए कितने एरिया की रिक्वायरमेंट होती है? तो जैसे कि हमने कल डिस्कस किया था, यहाँ पे अ ब्लड बैंक shall have an area of 100 square meters for its operations and an additional area of 50 square meters for preparation of blood components. ओके, तो ये पॉइंट्स को हमने पहले डिस्कस किया है. सो यहाँ पे ये जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 26, व्हाट इज द रिक्वायरमेंट ऑफ एरिया फॉर अ ब्लड बैंक, इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए, एरिया ऑफ 100 मीटर स्क्वायर फॉर इट्स ऑपरेशंस प्लस 50 मीटर स्क्वायर फॉर प्रिपरेशन ऑफ ब्लड कंपोनेंट्स. नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 27. ऑल ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर करेक्ट एक्सेप्ट. सो हमें यह बताना है कि यहाँ पे जो 4 स्टेटमेंट्स दिए गए हैं उनमें से कौन सा स्टेटमेंट रॉन्ग है. सो यहाँ पे ऑप्शन ए, सो पहला स्टेटमेंट, द ब्लड इंटेंडेड फॉर ट्रांसफ्यूजन शैल नॉट बी फ्रोजन एट एनी स्टेज. ओके, सो दिस स्टेटमेंट इज करेक्ट वन. ऑप्शन बी, सेकंड स्टेटमेंट, होल ब्लड शुड बी स्टोर्ड एट 2 डिग्री सेंटीग्रेड टू 6 डिग्री सेंटीग्रेड इन प्लास्टिक ब्लड बैग्स. यस, ये भी करेक्ट स्टेटमेंट है. ऑप्शन सी, थर्ड स्टेटमेंट, होल ब्लड रेड सेल कॉन्सेंट्रेट शुड बी ट्रांसपोर्टेड एट 10 डिग्री सेंटीग्रेड प्लस माइनस 2 डिग्री सेंटीग्रेड. सो ये भी करेक्ट है. देन ऑप्शन डी, फोर्थ स्टेटमेंट, अ ब्लू कलर लेबल ऑन अ ब्लड बैग इंडिकेट्स ब्लड ग्रुप AB. सो ब्लू कलर लेबल इंडिकेट्स ब्लड ग्रुप AB, ये रॉन्ग है. ब्लू कलर जो है इट इज फॉर ब्लड ग्रुप O. ब्लू कलर ब्लड ग्रुप O इंडिकेट करता है और ब्लड ग्रुप AB के लिए व्हाइट कलर है. ब्लड ग्रुप AB के लिए व्हाइट कलर. सो ये जो क्वेश्चन नंबर 27 है, ऑल ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर करेक्ट एक्सेप्ट, तो इसका आंसर है ऑप्शन डी, अ ब्लू कलर लेबल ऑन अ ब्लड बैग इंडिकेट्स ब्लड ग्रुप AB. देन नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 28, ऑल ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर करेक्ट एक्सेप्ट.
So an expiry date of whole blood in different anticoagulants collected after phlebotomy. So फ्लेबोटॉमी का मतलब जैसे मैंने आपको पहले बताया है, फ्लेबोटॉमी मतलब डोनर से ब्लड निकालने के जो प्रोसीजर है, डोनर से ब्लड ड्रॉ करने की जो प्रोसीजर है, दैट इज नोन एज फ्लेबोटॉमी। तो फ्लेबोटॉमी करने के बाद में होल ब्लड में जब एंटीकोगुलेंट मिक्स किए जाते हैं, तो कौन से एंटीकोगुलेंट के बाद में वो जो होल ब्लड होता है उसकी एक्सपायरी कितनी होती है, कौन सा एंटीकोगुलेंट मिक्स करने के बाद में होल ब्लड की एक्सपायरी कितनी होनी चाहिए। सो यहाँ पे हमें रॉन्ग स्टेटमेंट आइडेंटिफाई करना है। सो यहाँ पे ऑप्शन ए, इन साइट्रेट फॉस्फेट डेक्सट्रोज सॉल्यूशन सीपीडी नॉट एक्सीडिंग 21 days। ऑप्शन बी, इन साइट्रेट फॉस्फेट डेक्सट्रोज विथ एडेनिन CPDA1 not exceeding 35 days। ऑप्शन सी, इन वारफेरिन सॉल्यूशन not exceeding 7 days। ऑप्शन डी, इन हेपेरिन सॉल्यूशन not exceeding 24 hours। सो ये जो कंडीशंस है इसको हम लोग कल जो हमने की पॉइंट्स देखे थे उसमें हम चेक कर लेते हैं। सो जैसा ये पॉइंट है, होल ब्लड कलेक्टेड इन एंटीकोगुलेंट साइट्रेट फॉस्फेट डेक्सट्रोज सॉल्यूशन CPD शुड हैव एन एक्सपायरी डेट नॉट एक्सीडिंग 21 days आफ्टर फ्लेबोटोमी। सो CPD अगर है तो एक्सपायरी डेट ये 21 days से ज़्यादा की नहीं हो सकती। देन सेकंड पॉइंट है, होल ब्लड कलेक्टेड इन एंटीकोगुलेंट साइट्रेट फॉस्फेट डेक्सट्रोज विथ एडेनिन CPDA1 शुड हैव एन एक्सपायरी डेट नॉट एक्सीडिंग 35 days आफ्टर फ्लेबोटोमी। सो CPDA1 ऐड करने के बाद में होल ब्लड की एक्सपायरी डेट 35 days से ज़्यादा नहीं हो सकती। देन होल ब्लड इन हेपेरिन सॉल्यूशन शुड हैव एक्सपायरी पीरियड नॉट एक्सीडिंग 24 hours आफ्टर कलेक्शन। सो यदि हेपेरिन एंटीकोगुलेंट ऐड किया गया है होल ब्लड में तो उसका एक्सपायरी पीरियड 24 hours से ज़्यादा का नहीं हो सकता। तो यहाँ पे जो हमारा MCQ है, इस MCQ में जो हमारा ऑप्शन ए है वो करेक्ट है, ऑप्शन बी जो है वो भी करेक्ट है, और ऑप्शन डी जो है वो भी करेक्ट है। तो फिर रॉन्ग ऑप्शन कौन सा है? सो रॉन्ग ऑप्शन इज ऑप्शन सी, इन वारफेरिन सॉल्यूशन नॉट एक्सीडिंग 7 days। तो यहाँ पे हमें ये ध्यान रखना होगा कि जो वारफेरिन एंटीकोगुलेंट है ये इन वाइवो एंटीकोगुलेंट है। वारफेरिन इज इन वाइवो एंटीकोगुलेंट, इट कैनॉट बी यूज इन विट्रो। वारफेरिन एंटीकोगुलेंट इन विट्रो में यूज नहीं किया जा सकता, वो इन विट्रो यूज नहीं होता है, वो ओनली इन वाइवो ही यूज होता है। सो क्वेश्चन नंबर 28 का जो करेक्ट आंसर है दैट इज ऑप्शन सी, इन वारफेरिन सॉल्यूशन नॉट एक्सीडिंग 7 days। Then next question, question number 29. Minimum hemoglobin value required for a donor to donate blood is gram per deciliter. Option A 10 gram per deciliter. Option B 12.5 gram per deciliter. Option C 13 gram per deciliter and option D 14 gram per deciliter. So ये जो कंडीशंस है ब्लड डोनेशन की कंडीशंस, तो ये कंडीशंस को भी हमने कल देखा था। तो यहाँ पे ये जो सम कंडीशंस फॉर डोनेशन ऑफ ब्लड है, तो इसमें ये जो 4th नंबर का पॉइंट है, हीमोग्लोबिन विच शैल नॉट बी लेस देन 12.5 ग्राम पर डेसीलीटर। तो कम से कम कितना हीमोग्लोबिन होना चाहिए? तो 12.5 ग्राम पर डेसीलीटर इतना हीमोग्लोबिन होना चाहिए ब्लड डोनेट करने के लिए। तो जो क्वेश्चन नंबर 29 है, मिनिमम हीमोग्लोबिन वैल्यू रिक्वायर्ड फॉर डोनर टू डोनेट ब्लड इज ऑप्शन बी 12.5 ग्राम पर डेसीलीटर। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 30. The full form of NBTC is option A National Blood Transport Council, option B National Blood Transfusion Council, option C National Blood Transfusion Corporation and option D National Blood Transmission Council. So NBTC का फुल फॉर्म क्या है? So कल हमने यहाँ पे देखा था National Blood Transfusion Council NBTC is the policy formulating apex body in relation to all matters pertaining to operations of blood centers. सो NBTC का फुल फॉर्म है नेशनल ब्लड ट्रांसफ्यूजन काउंसिल। सो ये जो क्वेश्चन नंबर 30 है इसका आंसर है ऑप्शन बी नेशनल ब्लड ट्रांसफ्यूजन काउंसिल। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे हमने हमारा ये जो टॉपिक है ब्लड बैंक, इस ब्लड बैंक टॉपिक से रिलेटेड हम लोगों ने 30 इंपॉर्टेंट MCQs को कवर किया है। इस टॉपिक पे और भी कई ज़्यादा MCQs बन सकते हैं। ये जो 30 MCQs कवर किया है इसमें से काफ़ी MCQs प्रीवियस रिक्रूटमेंट एग्जाम्स में, ड्रग इंस्पेक्टर के एग्जाम्स में या GPAT के एग्जाम्स में पूछे गए हैं। यदि आप यहाँ पे ड्रग्स रूल्स को डिटेल में पढ़ते हो तो आपके इस टॉपिक पे और भी कई ज़्यादा MCQs बन सकते हैं। तो आपको क्या करना है, तो आपको ड्रग्स रूल्स में से
ब्लड बैंक से रिलेटेड लेबलिंग के रूल्स है, ब्लड बैंक से रिलेटेड डेफिनेशंस दी गई है, ब्लड बैंक से रिलेटेड शेड्यूल एफ में पार्ट 12 पार्ट 12C है, उन सभी को डिटेल में पढ़ना है। और ये जो नेशनल स्टैंडर्ड्स फॉर ब्लड सेंटर है, नेशनल स्टैंडर्ड्स फॉर ब्लड सेंटर्स एंड ब्लड ट्रांसफ्यूजन सर्विसेज, इसको भी इन डिटेल में पढ़ना है, ताकि इस टॉपिक पे यदि कोई भी एमसीक्यू आता है तो आप उसे सॉल्व कर सको। ना अब आपको क्या करना है, तो ये पूरे सब एमसीक्यू जो हमने डिस्कस किए हैं उसको समझ लेने के बाद में आपको www.pharmalabacademy.com इस वेबसाइट पे जाकर के जो टेस्ट दी गई है वो टेस्ट सॉल्व करना है। तो आज हम लोग यहाँ पे स्टॉप करते हैं। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग नेक्स्ट टॉपिक, मतलब हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में CDSCO एंड IPC, इंडियन फार्माकोपिया कमीशन, यह टॉपिक को कवर करेंगे। तो आज हम लोग यहाँ पे स्टॉप करते हैं। हैव अ गुड डे।